हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के बारे में, जो कि आया था 1948 में और रिपोर्ट सबमिट हुई थी 49 में। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर टॉपिक है बीएड में, एमएड में, और बेसिकली तो कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन में है, लेकिन सभी यूनिवर्सिटीज़ में हो सकता है ना हो। तो प्लीज़ आप अपना सिलेबस देख लेना, तो जिसके भी सिलेबस में है वो ये वीडियो देख सकते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन नवंबर को 1948 में। इसके चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, इसलिए इसको कहा जाता है राधा कृष्णन कमीशन भी। ठीक है, इसमें 10 मेंबर थे और इस कमिटी को या कमीशन को इनोग्रेट किसने किया था? अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने। ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने, क्योंकि उस टाइम वो एजुकेशन मिनिस्टर भी थे। तो इस कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट करी थी अगस्त 1949 को, और ये पहला कमीशन था भारत की आज़ादी के बाद या इंडिपेंडेंस के बाद। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स थी और पढ़ लेते हैं। तो इस कमीशन को बेसिकली देखना क्या था? इसको स्टडी करना था और आइडेंटिफाई करना था जो भी हायर एजुकेशन में या यूनिवर्सिटी लेवल पे जो भी प्रॉब्लम्स थी ना, उसको आइडेंटिफाई करना था और उन प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशंस रिकमेंड करने थे। ठीक है, तो इतना लिख देना। और इनका स्टडी का मेथड था क्वेश्चनियर मेथड। क्वेश्चनियर में 600 क्वेश्चन थे। तो ये जो भी क्वेश्चनियर था वो किसको दिया गया? टीचर्स को दिया गया, स्टूडेंट को दिया गया, स्टाफ को दिया गया, या जो भी एमिनेंट पर्सनैलिटी थी उनको दिया गया, ताकि हायर एजुकेशन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। ठीक है, और जब आप प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई होगी तो उसके लिए फिर सॉल्यूशन दे सकती थी कमेटी। और फिर डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी बहुत ही एमिनेंट पर्सनैलिटी थी, वाइस चांसलर भी थे, वीसी थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, और सेकंड प्रेसिडेंट भी थे इंडिया के। ठीक है, तो अपने आप में डॉक्टर एस राधाकृष्णन बहुत एमिनेंट पर्सनैलिटी थी, आप फिगर में देख सकते हो। चलो, तो बेसिकली मैंने इसमें क्या किया, जो भी रिपोर्ट है ना, इनकी जो ओरिजिनल रिपोर्ट है वो 705 पेजेस की है, 705 पेजेस की है। तो उसमें पहले कुछ चैप्टर्स दिए गए हैं, तो उसमें से हम 11 के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। और अगर आपको रिपोर्ट पूरी पढ़नी है 705 पेजेस की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। तो बेसिकली हम इसमें आउटलाइन ही पढ़ेंगे, क्योंकि पूरी रिपोर्ट पढ़ना नॉट पॉसिबल, क्योंकि अलग अलग चैप्टर्स पे एक इंडिविजुअल वीडियो बन सकता है। तो इन्होंने क्या क्या कहा था कि एम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन क्या होना चाहिए, टीचिंग स्टाफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस का क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग मतलब स्टैंडर्ड को बढ़ाना था, प्रोफेशनल एजुकेशन के बारे में कहा, रिलीजियस एजुकेशन के बारे में कहा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए मतलब लैंग्वेजेस क्या होनी चाहिए, एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स के बारे में बात कही इन्होंने, स्टूडेंट देयर एक्टिविटीज एंड वेलफेयर के बारे में बात कही या स्टूडेंट वेलफेयर के बारे में बात कही, विमेंस एजुकेशन के बारे में कहा, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंट्रोल के बारे में कहा, न्यू यूनिवर्सिटीज एंड रूरल यूनिवर्सिटीज के बारे में कहा। तो इसमें मैंने 2 पॉइंट मिला दिए हैं। ठीक है, तो ये इसके बेसिकली इस रिपोर्ट के चैप्टर्स हैं, और इन चैप्टर्स में बहुत भर भर के डिटेल्स है, लेकिन हमें इतना नहीं पढ़ना है। बीएड एमएड में अगर 705 पेजेस के बारे में पढ़ेंगे तो सारा सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो जाके। चलो, तो सिंपली पढ़ते हैं जल्दी से। तो एम्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन्होंने कहा कि न्यू इंडिया बनाने के लिए, न्यू इंडिया इनका एक अलग से टॉपिक था, इसके अंदर इन्होंने कहा कि उसके लिए पॉलिटिकल चेंज को इम्पैक्ट करना होगा, जो भी राजनीति है उसको इम्पैक्ट करना होगा, यूनिवर्सिटीज को ऑर्गन्स ऑफ सिविलाइजेशन की तरह काम करना होगा, कि जहाँ पे जो भी लोग पढ़ रहे हैं वो बाद में जाके एक अच्छे नागरिक की भूमिका निभा सके। इंटेलेक्चुअल एडवेंचर का मतलब है कि हमारे दिमाग की वृद्धि हो, हम ये सीख सकें कि जो भी थ्योरी पढ़ रहे हैं उसको कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं रियल सेटिंग में। इंटीग्रेटेड लाइफ हो, मतलब उसमें इंडिविजुअल एस्पेक्ट हो, सोशल एस्पेक्ट हो, है ना, पीस एजुकेशन हो, रिलीजियस एजुकेशन इन द सेंस कि सभी रिलीजन की रिस्पेक्ट हो, दैट काइंड ऑफ थिंग। देन विजडम एंड नॉलेज, इन्होंने कहा कि विजडम के लिए नॉलेज बहुत ज़रूरी है, और सही नॉलेज कब आती है? जब आपको पता हो कि उस नॉलेज को कहाँ पे अप्लाई करना है। जब हमें पता रहता है कि हमें
नॉलेज को कहाँ पे अप्लाई करना है, रियल सेटिंग में कहाँ अप्लाई करना है, तो हमें विजडम आती है, बुद्धिमत्ता आती है, ठीक है। देन उन्होंने कहा कि सोशल ऑर्डर या सोसाइटी के लिए भी शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि आगे चल के जो भी इंडिविजुअल हैं उनको सोसाइटी का पार्ट ही बनना है। ऑलरेडी सोसाइटी का पार्ट है, लेकिन पढ़ लिख के ये समझा जाता है कि जब इंडिविजुअल पढ़ लेता है तो वो सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इशूज हैं, उनको सॉर्ट आउट करेगा, ठीक है। तो देन इन्होंने डेमोक्रेसी में अलग से चीज़ें कही, ठीक है। देन जस्टिस के बारे में कहा, लिबर्टी के बारे में कहा, इक्वालिटी होनी चाहिए, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेशन होना चाहिए, और उनके लिए आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इन सभी पे ना इस रिपोर्ट में अलग से बातें कही गई हैं, काफ़ी पेजेस की, मतलब इस पे अलग से काफ़ी चीज़ें कही गई हैं। जस्टिस के बारे में बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं, लिबर्टी में बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं, तो इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलो देन इन्होंने कहा कि टीचिंग स्टाफ जो भी यूनिवर्सिटीज़ में है, कॉलेजेस में है, क्या करना होगा। मतलब इन्होंने सैलरी बढ़ाने के लिए बात कही, जो भी लेवल्स है टीचर्स का वो क्या होगा। इन्होंने कहा प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर को बढ़ा के एक चीज़ और ऐड कर दें, उसमें टीचर्स ऐड कर दें, तो उसके बारे में बात हुई। तो रिकमेंडेशंस क्या क्या थी कि क्वालिफिकेशंस क्या होगी टीचर की, प्रमोशंस कैसे होंगी, एज ऑफ रिटायरमेंट कहा इन्होंने 60 ईयर होनी चाहिए, अगर अच्छी हेल्थ है तो 2-2 साल का एक्सटेंड करके 64 तक की जा सकती है। इन्होंने कहा कि जो भी वर्किंग आ रहे हैं वो 15 पीरियड्स लेने होंगे किसी भी टीचर को, टीचर इन द सेंस प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर। इन्होंने कहा कि 4 क्लासेस होंगे, टीचर्स होंगे, देन लेक्चरर होंगे, लेक्चरर इन द सेंस असिस्टेंट प्रोफेसर आज में, रीडर मतलब एसोसिएट प्रोफेसर आज के सेंस में, और प्रोफेसर, ठीक है। और प्रमोशंस किसके बेस पे होंगी, मेरिट के बेस पे होंगी। चलो देन सैलरी के बारे में कहा इन्होंने, प्रोफेसर की कितनी सैलरी थी उस टाइम, 48-49 के पास, 950, 1350, रीडर्स की 600, 900, लेक्चरर्स की 325, 600, जो भी इंस्ट्रक्टर्स से या फेलोज थे उनकी 250 रुपये भाई, जो भी रिसर्च फेलो थे उनकी 250, 25, 500। और इन्होंने क्या कहा कि जो भी सिलेक्शन होगा ना टीचर्स का वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे ढंग से होना चाहिए, मतलब वो मेरिट के बेस पे होना चाहिए या उनका एग्ज़ाम लेना ज़रूरी है। चलो देन स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग के बारे में कहा। इन्होंने कहा कि अगर यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड बढ़ाना है तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सेकेंडरी एजुकेशन को सबसे पहले अच्छा करना होगा, और जो भी इंटरमीडिएट कॉलेज होगा उसको अच्छा करना होगा, क्योंकि सेकेंडरी से ही बच्चे कॉलेज में जाएंगे ना, तो जब ये लेवल अच्छा होगा तो उसका अपर लेवल अपने आप अच्छा हो जाएगा। इन्होंने कहा कि स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज में कोऑपरेशन लाना होगा, ठीक है। ओवर क्राउडिंग नहीं करनी होगी या मिनिमाइज करना होगा। ऐसा नहीं है कि किसी को भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दे दो या हायर एजुकेशन में कॉलेजेस में एडमिशन दे दो। एडमिशन केवल मेरिट के बेस पे होगा, ओवर क्राउडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपेरिमेंटल वर्क या लर्निंग बाय डूइंग, या आप कह सकते हो प्रैक्टिकल लर्निंग को ज़्यादा बढ़ावा देना ताकि स्टैंडर्ड अच्छा हो उसके। ऑक्यूपेशनल इंस्टीट्यूट या आप कह सकते हो वोकेशनल इंस्टीट्यूट काइंड ऑफ थिंग, वो ज़्यादा ओपन किए जाने चाहिए, और टेक्नीशियन को जल्दी से जल्दी रिक्रूट करना होगा इन नए जो भी ऑक्यूपेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है। टोटल डेज इन्होंने कहा 180 डेज होंगे इंस्ट्रक्शन के लिए, जिसमें एग्जामिनेशन के डे अलग होंगे, मतलब 180 डेज तो आपको पढ़ाना ही पढ़ाना है। स्टैंडर्ड और कैसे अच्छा हो सकता है, प्रॉपर लाइब्रेरीज हों, किताबें अच्छी हों, उनकी क्वालिटीज अच्छी हों, लेबोरेटरी का स्टैंडर्ड अच्छा हो, सभी इंस्ट्रूमेंट, बेसिक केमिकल्स या किसी भी तरह की अगर लेबोरेटरी है तो वहाँ पे बेसिक एमिनिटीज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा इन सभी चीज़ों का, ठीक है। देन प्रोफेशनल एजुकेशन के बारे में कहा, तो प्रोफेशनल कोर्सेज जो कि एग्रीकल्चर, कॉमर्स, एजुकेशन, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लॉ, मेडिसिन, ये ऑलरेडी थे, लेकिन इनका नंबर और ज़्यादा इंक्रीज करना था, इनको और ज़्यादा ब्रॉड करना था पूरे इंडिया में। तो मतलब इनकी रिपोर्ट में यही चीज़ें लिखी हैं, तो आप ये लिख देना जितनी भी लिखी हैं। चलो देन इन्होंने कहा रिलीजियस एजुकेशन के बारे में, तो इन्होंने कहा कि सभी रिलीजन के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक सेकुलर स्टेट बनाना होगा, धर्मनिरपेक्ष स्टेट बनाना होगा,
सोशल प्रैक्टिस के लिए फ्रीडम हो, कोई भी अपना रिलीजन निभा सकता है, मतलब उसके रिलीजन में जो भी चीज़ें हैं वो कर सकता है एज पर जो भी सही हो सोसाइटी के लिए, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होंगे वहाँ पे कुछ मिनट्स के लिए साइलेंट मेडिटेशन स्टार्ट करना होगा। देन इन्होंने कहा कि फर्स्ट ईयर में गौतम जी के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में, कॉन्फ्यूशियस के बारे में, ज़ोरोस्टर के बारे में, सॉक्रेट्स के बारे में, जीसस के बारे में, सोमकारा के बारे में, रामानुजन के बारे में, माधव, मोहम्मद, कबीर, नानक, गांधी जी के बारे में फर्स्ट ईयर कोर्स में हमें पढ़ना होगा, ताकि हमें सभी के अलग अलग पर्सपेक्टिव पता चल सके। सभी अलग अलग रिलीजन के हैं, लेकिन उन्होंने कैसे सभी चीज़ों से परे होके अपनी एक जगह बनाई, उसको स्टडी कर पाए बच्चे, ठीक है। क्योंकि वो धर्म से ऊपर उठ के पूरे दुनिया में जाने जाते हैं। तो क्यों जाने जाते हैं उसके बारे में बच्चे और ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ सकें, और इस वे में पढ़ सकें कि रिलीजन बीच में ना आए, है ना। मतलब एक महान व्यक्ति की तरह सभी को पढ़ा जाए, ये मतलब उसके पीछे बेसिक कारण था। चलो देन आते हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। एक मिनट, चलो तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन्होंने क्या कहा कि जो भी इंटरनेशनल टेक्निकल और साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज है ना, उनको धीरे धीरे एडेप्ट करना होगा। एसिमुलेट मतलब उसको हमारे अकॉर्डिंग सोखना होगा। एसिमुलेट का मतलब होता है अवशोषित करना। तो जो भी हमारी नॉर्मल बोलचाल की लैंग्वेज है ना, उनमें उन नए वर्ड्स को घुसा देना, इस हद तक मतलब उसको इंटरनलाइज कर लेना, एसिमुलेट करना, अवशोषित करना कि वो इंडियन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, इंडियन स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल सटीक बैठ जाए, है ना। मतलब इंडिया में क्या है, बेसिकली यूके इंग्लिश फॉलो की जाती है। तो यूके इंग्लिश को लिखने का तरीका अलग है, यूएस इंग्लिश को लिखने का तरीका अलग है। तो वही चीज़ें कही कि इंडियन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो भी इंटरनेशनल टेक्निकल और साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है ना, उसको इंडियन लैंग्वेज और इंडियन स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर देना, ताकि हमें उनको सीखने में, समझने में आसानी हो। और क्या कहा इन्होंने कहा कि जो भी हायर एजुकेशन में मीडियम है ना, उसको जल्दी से जल्दी इंडियन लैंग्वेज के साथ रिप्लेस करना होगा। लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि उसके लिए हम संस्कृत को वो लैंग्वेज नहीं बना सकते, क्योंकि इसकी अपनी वाइटल डिफ़िकल्टीज हैं, प्रॉब्लम है। सभी को संस्कृत सीखने में हो सकता है दिक्कत आए। चलो, इन्होंने कहा कि हायर सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी स्टेज पे क्या होगा, बच्चों को 3 लैंग्वेजेस पढ़ने की आज़ादी होगी, या उसमें ये हायर सेकेंडरी या यूनिवर्सिटी स्टेज पे कर सकते हैं। मतलब रीजनल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। फेडरल लैंग्वेज का मतलब है एक नेशनल लैंग्वेज, और एक इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज इसलिए ताकि जो भी बुक्स हैं बाहर की, उनको हम पढ़ पाएँ और हमें बाहर की नॉलेज भी मिल पाए। चलो, देन इन्होंने कहा कि हायर एजुकेशन में रीजनल लैंग्वेज को इम्पार्ट करना होगा। क्यों इम्पार्ट करना होगा? ताकि बच्चे हायर एजुकेशन अपनी लैंग्वेज में भी ले सकें। और ये भी छूट दी जानी थी कि नेशनल लैंग्वेज का हो सकता है कुछ सब्जेक्ट्स में यूज किया जा सके, या सभी सब्जेक्ट में जहाँ पे जैसी ज़रूरत है वहाँ पे उसको यूज किया जा सके, है ना। आप समझ सकते हो कि हायर एजुकेशन में पहले इंग्लिश के लिए जगह नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हुआ, इंग्लिश ही ऊपर आ गई। और इन्होंने क्या कहा कि इंग्लिश पढ़ाई जानी चाहिए स्कूल और यूनिवर्सिटीज में, क्योंकि हमें अगर नॉलेज एनहेंस करनी है, दूसरे के बारे में पढ़ना है, तो वो एक क्या कहते हैं, लैंग्वेज ऑफ कनेक्शन है ना, कनेक्ट करने के लिए हेल्प की जा सकती है, हेल्प ली जा सकती है इंग्लिश की। तो इसलिए इंग्लिश का भी पढ़ना जरूरी था। एग्जामिनेशन के बारे में इन्होंने कहा कि साइकोलॉजिकल और अचीवमेंट टेस्ट लिए जाने चाहिए हायर सेकेंडरी स्कूल के बाद, कि भाई बच्चे ने 12 सालों में पढ़ा क्या है। और ये टेस्ट क्या होते फिर, इन टेस्ट की बदौलत और जो भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन थी, वो आगे जो फर्स्ट डिग्री कोर्स है ना, उसमें एडमिशन के लिए बेस बनता। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब बहुत अच्छी रिकमेंडेशन थी। आप सोच सकते हो कि कितना पुराना कमीशन है, बिल्कुल आज़ादी के बाद का। तो उस टाइम उन्होंने कहा था कि भाई साइकोलॉजिकल टेस्ट होने चाहिए, अचीवमेंट टेस्ट होने चाहिए, पता तो लगे 12 साल में बच्चे ने पढ़ाई क्या की है, और उसी को फिर बेस मान के
जब भी डिग्री कोर्स में किसी को एडमिशन लेना है तो उसी के बेस पे और कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन के बेस पे तब बच्चे को एडमिशन दिया जाए। और स्टैंडर्ड किसको मानना था? अमेरिकन काउंसिल ऑन एजुकेशन कोऑपरेटिव साइकोलॉजिकल एंड जर्नल अचीवमेंट टेस्ट वुड सर्व एज मॉडल। मतलब इन दोनों को एज ए मॉडल ट्रीट करना था। मतलब जैसे यहाँ पे टेस्टिंग होती है वैसे हमें करनी थी इंडिया में। देन इन्होंने कहा कि जो भी एग्जामिनर्स थे उनको सेलेक्ट करते टाइम बहुत ही सावधानी बरती जाए और किसी ऐसे व्यक्ति को एग्जामिनर ना सेलेक्ट किया जाए जिसने 5 साल से अपने सब्जेक्ट में पढ़ाई या मतलब पढ़ाया ना हो। और क्या कहा? इन्होंने कहा कि फर्स्ट क्लास के लिए 70% या उससे ऊपर मार्क्स होने चाहिए, सेकंड क्लास के लिए 55 to 69% होने चाहिए और थर्ड क्लास के लिए 40% मार्क्स होने चाहिए, एटलीस्ट 40% मार्क्स। इन्होंने कहा कि वाइवा, जो भी वाइवा वॉस एग्जामिनेशन है वो केवल और केवल पोस्ट ग्रेजुएट एंड प्रोफेशनल डिग्रीज के लिए यूज किया जाना चाहिए ताकि उनकी रिसर्च में जो टेक्निकलिटीज है ना, जो भी प्रॉब्लम्स है उनको डिस्कस किया जा सके, उनसे जाना जा सके भाई आपने क्या क्या किया है अपनी रिसर्च में, अपने प्रॉब्लम एरिया में। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा ना सभी चीज़ों में ये वाइवा वॉस इंक्लूड होने लगा। चलो देन आते हैं स्टूडेंट देयर एक्टिविटीज एंड वेलफेयर। तो इसमें क्या बात कहते हैं कि जो भी एडमिशन है वो मेरिट बेस पे होना चाहिए, स्कॉलरशिप के लिए एग्जाम्स होना चाहिए, कोई टेस्ट होना चाहिए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी होगी, मेडिकल एग्जामिनेशन करना होगा बच्चों का या किया जाना चाहिए, बच्चों का भी और रेजिडेंट्स का भी, न्यूट्रिशन या प्रॉपर फूड दिया जाना चाहिए बच्चों को। अगर डाइटरी डेफिशिएंसी, अगर किसी तरह की खाने की कमी है या मतलब किसी न्यूट्रिएंट की कमी है तो उनको ट्रीट किया जाना चाहिए। आप देख सकते हो कितनी अच्छी रिकमेंडेशन थी, लेकिन अभी तक ये फॉलो नहीं हुआ है ना। मील्स के लिए मतलब जो भी खाना है उसके लिए कैंटीन होनी चाहिए और वो रीजनेबल प्राइस पे बच्चों को खाना मुहैया कराएगी। ये चीज़ तो भाई कहीं पे भी नहीं दिखती, हर एक जगह प्राइवेट है। मुझे नहीं लगता, मतलब बहुत कम ही यूनिवर्सिटीज़ में होगी जहाँ पे सरकारी कैंटीन्स है। देन फिजिकल एजुकेशन के बारे में बात कही, एनसीसी के बारे में बात कही कि जूनियर और सीनियर डिवीजन होना चाहिए, सोशल सर्विस के बारे में बात कही, हॉस्टल और रेजिडेंसी सर्विस होनी चाहिए, मतलब बच्चे भी रह सकें और जो वहाँ पे काम करते हैं वो भी रह सके। देन उन्होंने कहा कि अगर यूनिवर्सिटी यूनियन है तो जितना हो सके पॉलिटिकल एक्टिविटी से या पॉलिटिकल पार्टी से उन्हें दूर रखना चाहिए। अगर यूनिवर्सिटी यूनियन है तो उसको केवल बच्चों के हित में और टीचिंग से रिलेटेड जो भी मैटर है उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। और इन्होंने साफ कहा था कि पॉलिटिकल पार्टी शुड बी डाइवोर्स्ड, मतलब यूनिवर्सिटी और पॉलिटिकल पार्टी साथ में नहीं आनी चाहिए। अच्छी बात थी। चलो देन विमेन एजुकेशन के बारे में क्या कहा इन्होंने कहा कि भाई जो भी महिलाएं हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में एडमिशन करवाना चाहिए, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, जहाँ पे ज़रूरत है उनको अच्छे से गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहिए, जितना हो सके उतना को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाने की बात कही और वहाँ पे सभी फैसिलिटीज़ बराबर देने की बात कही। ये भी कहा इन्होंने। जो भी विमेन टीचर्स थी उनको सेम सैलरी, जितनी मतलब मेल्स की है उतनी ही सैलरी विमेंस को देने की बात कही या रिकमेंड की गई मतलब। तो ये पॉइंट हो गया विमेंस एजुकेशन के बारे में। देन है कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंट्रोल के बारे में क्या कहा इन्होंने। तो उसी टाइम डिसाइड हो गया था कि जो भी यूनिवर्सिटी एजुकेशन है उसको कंकरेंट लिस्ट में डाल दो। कंकरेंट लिस्ट का मतलब होता है जहाँ पे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों डिसीजंस लेती हैं, ठीक है। क्योंकि पहले एजुकेशन स्टेट में था, 1976 के बाद वो कंकरेंट लिस्ट में चला गया, मतलब स्टेट और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही फैसले लेने लगी शिक्षा के लिए। तो ये बात 1948 में ही हो गई थी। इन्होंने कहा कि यूजीसी एक्सपर्ट बॉडी होगी हायर एजुकेशन के लिए और ग्रांट भी यही सेक्शन करेगी या यही सब कुछ देखेगी। प्राइवेट कॉलेजेस के लिए इन्होंने कहा कि अगर रिकग्निशन देना होगा, मान्यता देनी होगी तो उसको क्वालिटी चेक पे अच्छा परफॉर्म करना होगा। मतलब प्राइवेट कॉलेजेस में सभी बेसिक एमिनिटीज होनी चाहिए तभी उनको रिकग्नाइज किया जाएगा।
चलो देन आते हैं न्यू यूनिवर्सिटीज एंड रूरल यूनिवर्सिटीज के बारे में क्या कहा। तो इन्होंने शांति निकेतन मतलब विश्व भारती और जामिया मिलिया एट जामिया नगर नियर दिल्ली उसको प्रोविजनल चार्टर्स यूनिवर्सिटीज बनाने के लिए बात कही और उनको अच्छे से कैपिटल मतलब पैसे और ग्रांट्स देने की बात कही। ठीक है, इन्होंने कहा अगर कोई नई यूनिवर्सिटी बनती है तो उसमें एजुकेशनल मेथड्स में एक्सपेरिमेंट किया जाना चाहिए, उसको पायनियर करने की बात कही। मतलब अगर नई यूनिवर्सिटी बनती है तो वहाँ पे जितना हो सके उतनी नई एजुकेशनल मेथड्स अपनाए जाएं और ये पहचाना जाए कि कौन सा एजुकेशनल मेथड किन बच्चों के लिए कौन से कोर्स के लिए सबसे अच्छा है। तो अपने आप में ये रिपोर्ट बहुत ही ज़्यादा अपने टाइम से तो ऑफ कोर्स एडवांस थी, क्योंकि काफ़ी इनकी जो रिकमेंडेशन है वो अभी भी फॉलो नहीं होती, या उस टाइम थी अब नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। इन्होंने कहा कि रूरल एरियाज में हायर एजुकेशन को बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से स्थापित करने की बात कही ताकि ग्रास रूट लेवल पे डेवलप हो सके। जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है शिक्षा की वहाँ पे लोग पढ़ सकें और कंट्री आगे जा सके। ठीक है, और क्या कहा कि सभी नई यूनिवर्सिटीज़ के खुलने के लिए प्रॉपर ग्रांट्स और फंड्स का एलोकेशन किया जाना चाहिए। क्लियर है? तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके अच्छे से पढ़ लेना। मतलब आपको अगर कोई पॉइंट और ज़्यादा डीप में पढ़ना है, ये रिपोर्ट 705 पेजेस की है, जिसमें जो भी मैंने बताया है उसके लिए पर्टिकुलर अलग अलग चैप्टर हैं। इवन एक सिंगल वर्ड के लिए भी ना, जैसे डेमोक्रेसी और लिबर्टी के बारे में बात कही ना, उसके लिए अलग से चीज़ें बताई गई हैं इस रिपोर्ट में कि कैसे कैसे क्या क्या होना चाहिए। तो अगर आपको नॉलेज लेनी है तो आप जाके पढ़ सकते हो। बाकी इस वीडियो में बीएड के एमएड के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कंटेंट था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।